हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हम लोग अननोन प्रेरण पढ़ते हैं। हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण में 100 प्रेरण पढ़ा है। 100 प्रेरण में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी एक कुंडली में या धारा में परिवर्तन हो तो उसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा जो उस कुंडली के अंदर बहने वाली धारा का विरोध करेगा। हम लोगों ने 100 प्रेरण पढ़ा है। कुछ कुंडलियों के 100 प्रेरण का तो भी हम लोगों ने निकाले। यहाँ हम लोग उसी तरह की चीज़ है जिसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन। यदि हम दो कुंडलियों को ले लें, मान लिया हमारे पास एक कुंडली है जिसमें ये कुंजी लगी है और फिर यहाँ पर एक सेल लगा है, बैटरी लगी है जिससे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। इसी के पास हमने एक दूसरी कुंडली रख दी। दोनों कुंडलियों के बीच में ऐसे कोई भी कनेक्शन नहीं है, दोनों कुंडलियाँ अलग हैं। इसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये दोनों कुंडलियाँ अलग अलग हैं। हमने मान लिया ये कुंडली आपकी C1 है और ये कुंडली आपकी C2 है। C1 हमने उसको माना जिसमें सेल जोड़ा। कभी कभी इसको हम प्राथमिक कुंडली भी कहते हैं, इसे हम प्राथमिक कुंडली भी कहते हैं। तो और इसको हम द्वितीय कुंडली कहते हैं, जिसमें हम धारा लगाते हैं उसमें उसको हम प्राथमिक, और जिसमें उसका प्रभाव देखते हैं उसे हम द्वितीयक या सेकेंडरी कुंडली भी कहते हैं। या ना हो तो इसको आप बजाय C1 C2 इसको हम प्राथमिक कुंडली कह सकते हैं, प्राथमिक, और इसको हम द्वितीयक कुंडली कह सकते हैं, द्वितीयक कुंडली, सेकेंडरी कॉइल, इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल। ये दो कॉइल हैं। अब यदि इसकी कुंजी को हम ऑन कर दें तो इसमें धारा बहेगी। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर से जा रहा है वो पास में रखी दूसरी कुंडली के अंदर से भी जाएगा, यानी इसके अंदर से भी वो चुंबकीय फ्लक्स जाएगा। तो जैसे जैसे धारा का परिवर्तन प्राथमिक कुंडली में पहली वाली कुंडली में होगा वैसे वैसे फ्लक्स का परिवर्तन पास में रखी हुई दूसरी कुंडली में भी होगा। और किसी भी कुंडली से संबद्ध अगर फ्लक्स परिवर्तित हो तो उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। क्योंकि ये कुंडली ये आपका जो सर्किट है ये परपथ बंद है, इसलिए इसके अंदर उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण से प्रेरित धारा पैदा हो जाएगी और एक गैल्वेनोमीटर की सुई घूम जाएगी। आप स्विच यहाँ ऑन करते हैं और इस धारा मापी की सुई घूम जाती है, जबकि इन दोनों कुंडलियों का आपस में इस तरह से कोई संबंध नहीं है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के दृष्टिकोण से, चुंबकीय फ्लक्स के दृष्टिकोण से ये आपस में जुड़ी हुई हैं। यानी इसका चुंबकीय फ्लक्स जो पैदा हो रहा है वो इससे होके जाता है, इसलिए ये दोनों कुंडलियाँ चुंबकीय क्षेत्र के दृष्टिकोण से जुड़ी हुई हैं, जबकि ऐसे ये अलग अलग हैं। इसी प्रक्रिया को, इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण पास में रखी किसी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है तो इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जिस समय हम इसका ऑन करते हैं उस समय धारा का मान धीरे धीरे बढ़ेगा, इसके अंदर फ्लक्स का मान धीरे धीरे बढ़ेगा और इसलिए इसके अंदर जो धारा पैदा होगी वो इसके अंदर धारा का मान जो बढ़ रहा है उसका विरोध करेगी लेंज के नियम से। अगर इस स्विच को हम ऑफ कर दें तो एक बारगी इसमें धारा जीरो होगी, इसके अंदर से जाने वाले फ्लक्स में एकाएक परिवर्तन होगा, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बहुत अधिक होगा। वो जिस दिशा में पहले धारा बह रही थी अब उसकी ही दिशा में धारा बहेगी, उसको जीरो नहीं होने देगी, तो सुई का विक्षेप और तेज हो जाएगा। तो इस तरह से एक कुंडली में धारा में यदि परिवर्तन हो तो पास में रखी हुई कुंडली में
प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होने की घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो अन्योन प्रेरण हम कह सकते हैं कि यदि एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण पास में रखी किसी दूसरी कुंडली में एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण पास में रखी किसी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होने की घटना को प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। यह हुआ अन्योन प्रेरण। तो जब भी किसी कुंडली में धारा का परिवर्तन होगा और पास की जो कुंडली होगी उसके अंदर से फ्लक्स जाएगा तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। इसी तरह अगर इसके अंदर से धारा आप परिवर्तन करें तो इसमें भी अन्योन प्रेरण के कारण से प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि यदि किसी भी कुंडली में धारा में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है वो पास में रखी कुंडली में तो होता ही है, यही चुंबकीय फ्लक्स इस कुंडली से भी जा रहा है, इसलिए इसमें भी प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा जिसे हम स्वप्रेरण कहते हैं। तो इसमें स्वप्रेरण भी होता है, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उस कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है जिसे हम स्वप्रेरण कहते हैं, और पास में रखी किसी दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है जिसे हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो स्वप्रेरण तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम लोगों को ये अन्योन प्रेरण पढ़ना है जब एक कुंडली में धारा परिवर्तन हो और दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। हमें इस बात का पता है कि इसके अंदर धारा का मान जितना अधिक से अधिक होगा इससे संबंधित फ्लक्स का मान उतना ही अधिक होगा। जितना ही अधिक यहाँ से धारा जाएगी इससे संबंधित फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। इसलिए द्वितीयक कुंडली से संबद्ध फ्लक्स द्वितीयक कुंडली यानी पास में रखी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। द्वितीयक कुंडली में से संबद्ध माने उसके अंदर से होके जाने वाला संबद्ध फ्लक्स मान लिया संपूर्ण कुंडली से संबद्ध फ्लक्स फाई है, द्वितीय कुंडली है इसलिए इसको हमने फाई एस कहा, और ये प्राथमिक कुंडली में जितनी ही अधिक धारा होगी उसके अनुक्रमानुपाती होगी। फाई एस प्रोपोर्शनल टू आई पी। प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा का मान जितना ही अधिक होगा द्वितीय कुंडली में फ्लक्स का मान उतना ही अधिक होगा। या फाई एस द्वितीय कुंडली का फ्लक्स बराबर एक स्थिरांक इंटू आई पी, जहां इस स्थिरांक को दोनों कुंडलियों का अन्योन प्रेरक गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। जहां यम दोनों कुंडलियों का अन्योन प्रेरण गुणांक
या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। इसे यम से दिखाते हैं। जिस तरह की एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक होता है उसे यल से दिखाते हैं, उसी तरह ये दो कुंडलियों के बीच का संबंध बताने के लिए है। इनके बीच में क्या संबंध है, कितना एक दूसरे से जुड़े हैं, इसको प्रदर्शित करने के लिए इस तरह का प्रयोग होता है। इसे हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इस तरह से अगर हम देखें तो जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस यम इज इक्वल टू फाई एस अपान आई पी। यानी प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर धारा के कारण द्वितीयक कुंडली से संबद्ध फ्लक्स का परिमाण दोनों कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर होता है। अगर प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा हो और द्वितीयक कुंडली से जितना फ्लक्स संबंधित होगा वो दोनों कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर होगा। तो प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर धारा के कारण, ध्यान रखें, यानी आईपी 1 एम्पीयर हो, आईपी एकांक हो 1 एम्पीयर, तो फाई एस का परिमाण जो उसका मान होगा दोनों कुंडलियों के यम के बराबर होगा। दोनों कुंडलियों यम के बराबर होगा। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आईपी मतलब प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में जो धारा बहती उसे हम आईपी कहते हैं। तो आईपी अगर 1 एम्पीयर हो तो द्वितीय कुंडली से जो संबद्ध फ्लक्स है, इससे जाने वाला जो फ्लक्स है फाई एस है, उसका जो मान आएगा प्राथमिक कुंडली के 1 एम्पीयर के धारा के कारण, वो दोनों कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर होगा। यहाँ पर अगर इसका मात्रक देखें तो ठीक वैसा ही है जिस तरह हम लोगों ने स्वप्रेरकत्व में निकाला था कि फाई एस, तो वहाँ था फाई अपान आई, तो यहाँ भी है फाई एस अपान आई पी। ये वेबर प्रति एम्पियर जिसे हम हेनरी कहते हैं। तो इसका जो मात्रक हुआ, मात्रक यानी यूनिट, ये हेनरी है। और इससे छोटे भी मात्रक होते हैं, 10⁻³ हेनरी, ये बराबर है 1 मिली हेनरी। 10⁻⁻6 हेनरी, ये बराबर है 1 माइक्रो हेनरी। तो इससे छोटे भी इसके मात्रक हैं अन्योन्य प्रेरकत्व के। और जिसकी विमा वही होगी जो स्वप्रेरकत्व की थी। इसकी विमा हम लोग स्वप्रेरकत्व के पिछले स्वप्रेरकत्व में निकाली थी, इसलिए इसकी जो विमा होगी यम की, वो विमा बराबर होगी यम L2 T-2 A-2। ये इसकी विमा होगी। अब ये तो हो गया अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है। अन्योन्य प्रेरकत्व हमने देखा कि जब इसके अंदर 1 एम्पीयर धारा बहेगी तो इससे संबंधित फ्लक्स को अन्योन्य प्रेरकत्व कहेंगे। हम इसको दूसरी तरह से भी इसकी परिभाषा को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें धारा परिवर्तन अगर हो तो धारा परिवर्तन के कारण सेकेंडरी में यानी द्वितीय कुंडली में
कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। यहां हम देखें, क्योंकि फाई एस इक्वल टू एम आई पी, और इसलिए सेकेंडरी कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E के बराबर होता है माइनस डी फाई एस अपॉन डी टी। अब अगर इसका मान हम रख दें तो यह आएगा आपका यम डी आई पी अपॉन डी टी, और इसीलिए यहाँ यम का मान आएगा, इसका मान अगर निकालें तो ये आएगा ई, माइनस छोड़ देते हैं, ये तो दिशा को बताता है किस दिशा में होगी, ई अपॉन डी आई पी अपॉन डी टी। हम अननोन प्रेरकत्व की परिभाषा यहाँ से भी निकालते हैं। ये प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर पर सेकंड धारा परिवर्तन की दर है। अगर ये 1 एम्पीयर पर सेकंड धारा परिवर्तन का दर हो तो द्वितीयक कुंडली में, ये द्वितीयक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल है। द्वितीयक कुंडली का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ES, इसका जो परिमाण होगा वो दोनों कुंडलियों के अननोन प्रेरकत्व के बराबर होगा। हम इस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं। इस तरह इसको हम कह सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर धारा परिवर्तन की दर के कारण, हम इस तरह से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं या अननोन प्रेरण की परिभाषा दे सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में, में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की धारा परिवर्तन के कारण धारा परिवर्तन की दर डी आई पी अपॉन डी टी, 1 एम्पीयर पर सेकंड धारा परिवर्तन की दर कहते हैं डी आई पी अपॉन डी टी। ये प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है, इसका मान 1 हो तो प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर पर सेकंड के धारा परिवर्तन की दर के कारण द्वितीयक कुंडली में, यानी सेकेंडरी कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, यानी ES का मान दोनों कुंडलियों के अननोन प्रेरकत्व के बराबर होता है। का मान दोनों कुंडलियों के यम के बराबर होगा, अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर होगा। तो ये हो गया आपका कि अन्योन्य प्रेरकत्व या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे हम कहते हैं। 2 कुंडलियां जब आपस में पास पास रखी होती हैं तो किस तरह से कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि ये जो हमारा ES है ये बराबर है एम डी आई पी अपॉन डी टी।
यानी सेकेंडरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यदि आप सेकेंडरी कुंडली में धारा परिवर्तन करें तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा, क्योंकि चुंबकीय दृष्टिकोण से दोनों कुंडलियां आपस में जुड़ी हैं। चुंबकीय दृष्टिकोण से ऐसे नहीं जुड़ी। तो चुंबकीय दृष्टिकोण से जब दोनों कुंडलियां जुड़ी हैं तो फिर एक में परिवर्तन होगा तो दूसरे में परिवर्तन होगा। इसमें अगर आपने धारा बदला तो इसके अंदर जाने वाला फ्लक्स यानी इसके कारण पैदा होने वाला चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, तो इसमें प्रेरित धारा पैदा हो जाएगी। तो अगर इसमें धारा में परिवर्तन करेंगे तो इसमें प्रेरित धारा पैदा होगी, और अगर इसमें करेंगे तो इसमें पैदा होगी। और उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखें यहाँ पर कि ES, जो ES है सेकेंडरी में पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल, ये बराबर है माइनस एरिया, यह है आपका MdIP/dt। और इसलिए प्राइमरी में पैदा होने वाला ये बराबर हो जाएगा माइनस M सेकेंडरी में धारा परिवर्तन के कारण। तो सेकेंडरी में धारा परिवर्तन करें तो प्राइमरी में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और प्राइमरी में धारा परिवर्तन के कारण सेकेंडरी में होगा। यद्यपि प्राइमरी में भी प्रेरित धारा पैदा होगी, लेकिन स्वप्रेरण के कारण होगी। मान लीजिए अब हमारे पास कोई कुंडली है, एक समतल कुंडली है, और वो दो कुंडलियां एक ही अक्ष पर हैं, तो उनका अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होगा। तो दो सकेंद्री समाक्ष समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व सकेंद्रीय। दो कुंडलियां हैं जो सकेंद्रीय हैं। सकेंद्रीय मानी एक ही जगह उनका केंद्र है, और समाक्ष है, उनका अक्ष भी एक है। एक अक्ष होने का मतलब यह है कि ये अक्ष है, एक कुंडली लपेटी है, फिर दूसरी कुंडली लपेटी है, दोनों का अक्ष भी यही है और दोनों का केंद्र भी यही है। यानी ये नहीं कि कुंडली ऊपर है कुंडली नीचे है, दोनों कुंडलियां एक दूसरे के ऊपर लपेटी हुई हैं और दोनों का अक्ष भी एक ही है। तो प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या को R1 मान लिया, तथा उसमें प्रवाहित धारा I1, फेरों की संख्या N1। ये पहली कुंडली है। इस तरह से इसमें फेरे लगे हुए हैं, कुंडली इस तरह से है, चक्कर लगाए गए हैं। कई चक्कर लगाने के बाद N1 चक्कर लगाए गए, N1 चक्कर लगा करके धारा निकल गई। एक तरफ धारा आई और दूसरी तरफ से निकल जाती है। इसी के बीच में और इसका ये केंद्र है
O, इसकी त्रिज्या है R1, इसमें धारा है I1, फेरों की संख्या N1 है। और एक दूसरी कुंडली है जो इसी सकेंद्री है, यानी उस कुंडली का केंद्र भी यही है। इस तरह से कई चक्कर लगाते हुए इस कुंडली का भी ये दो तार निकले हुए हैं। एक से धारा जाती, एक से धारा जाएगी और दूसरे से धारा निकलेगी। इसकी त्रिज्या, दूसरी कुंडली की जो त्रिज्या है दूसरी, ये इसमें इसकी धारा है I2। धारा I2 मान लिया पैदा होती, तो ये प्राथमिक कुंडली है। द्वितीयक में की त्रिज्या R2 R1 से छोटा है। इसका मतलब जो दूसरी कुंडली है वो पहले वाली कुंडली के अंदर है, दोनों का केंद्र वो है और दोनों सम अक्ष है, यानी दोनों का ये अक्ष है, राइट। ये दोनों का अक्ष है, ये दोनों का केंद्र है वो, और दोनों कुंडलियां लपेटी गई हैं एक दूसरे के ऊपर। उन कुंडलियों को आपस में लपेटा गया है। इसकी त्रिज्या R2 है, दूसरी कुंडली की त्रिज्या R2। फेरों की संख्या N2। तो द्वितीय कुंडली में फेरे N2 है, प्राथमिक कुंडली में फेरे N1 है। इसलिए इस धारा I1 जब प्राइमरी कुंडली में बहती है, उसके कारण इसमें कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, इसके कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र B μ0 N1 I1 अपान 2R1। ये प्राथमिक कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। हम लोगों ने इसको चुंबकीय क्षेत्र, जहाँ किसी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों ने निकाला था, शायद वो याद आ रहा हो। वो इतना आता है B = μ0 अपान 4 पाई 2 पाई N I अपान R, ऐसा आता है। तो ये 2 पाई से ये कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा μ0 Ni अपान 2R। उसी सूत्र का ये इस्तेमाल हुआ है। μ0 N1 पहली कुंडली में फेरों की संख्या, I1 उसके अंदर बहने वाली धारा और R1 उसकी त्रिज्या। ये प्राथमिक कुंडली कक्षे के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र है। चूंकि कुंडली छोटी है तो चुंबकीय क्षेत्र सब जगह समान होगा, यूनिफॉर्म है। जब चुंबकीय क्षेत्र सब जगह समान होगा तो जो हमारी ये सेकेंडरी कुंडली है, इससे संबद्ध फ्लक्स कितना होगा, सेकेंडरी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स। और इसलिए
द्वितीयक कुंडली से संबद्ध फ्लक्स फाई यस करिए, चाहे उसको हम फाई 2 कह सकते हैं, उसको हम फाई 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या हमने यहाँ 1 लिया है, तो 1 और 2 अगर लिया है तो फिर यहाँ इसको हमने फाई 2 कर दिया। द्वितीय कुंडली से संबंध फ्लक्स फाई 2 इस कुंडली से संबंध फ्लक्स है, यानी इसके अंदर का फ्लक्स, इस कुंडली का अंदर वाली का, ये बराबर हो जाएगा। कुंडली में फेरों की संख्या है N1। एक फेरे से संबंधित फ्लक्स निकले, उसको फेरों की संख्या से गुणा करिए तो सभी फेरों की से संबंधित फ्लक्स निकल जाएगा। फेरों की संख्या है N2 और क्षेत्रफल है पाई R2 स्क्वायर। इसका पूरा क्षेत्रफल है पाई R2 स्क्वायर और इसमें फेरों की संख्या है N2, तो एक फेरे से संबंधित होगा तो पाई R2 रहेगा, और अगर सभी पूरी कुंडली संबद्ध फ्लक्स निकालना होगा तो हमने N2 से गुणा कर दिया, तो हो गया N2 पाई R2 स्क्वायर। और एकांक क्षेत्रफल से जो क्षेत्र जाने वाली हैं ये क्षेत्र रेखाएं, तो ये आपका आया μ0 N1 I1 अपान 2R1। इसका ये सूत्र है कि जो फ्लक्स होता है वो बराबर होता है B इंटू ए, और अगर n फेरे हों तो हो जाएगा BAN। तो ये B का मान निकाला हुआ है, जो B यहाँ होगा वही B इसके अंदर भी होगा। A चूँकि इससे संबंध निकाला तो इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्षेत्रफल हुआ पाई R2 स्क्वायर, इसमें फेरों की संख्या चाहिए वो है N2, और B का मान चाहिए वो है B का मान। ये हो गया फाई 2 का मान, जो सेकेंडरी कुंडली है उसके अंदर से संबद्ध फ्लक्स कितना है। इसलिए दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसलिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक अन्योन्य प्रेरकत्व यम ये बराबर होता है संपूर्ण फ्लक्स अपान प्राथमिक में धारा, क्योंकि प्राथमिक धारा पर ही निर्भर करता है सेकेंडरी का फ्लक्स। यम बराबर फाई 2 अपान आई, और इसीलिए रख दिया मान, इसलिए यम बराबर ये फाई 2 का मान है। μ0 N1 N2 μ0 N1 N2 पाई R2 स्क्वायर I1 अपान 2R1 और I1 AI1 से AI1 कट जाएगा। इसलिए यही जो दोनों चुंबकियों का अन्योन्य प्रेरकत्व है μ0 अतः दो सकेंद्रीय समाक्ष समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व, इन दोनों कुंडलियों का ये अन्योन्य प्रेरकत्व यम इक्वल टू μ0 N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपान 2R1।
इतना हेनरी होगा। अब ये तो निकाला कि यार जो कुंडलियां हैं उन कुंडलियों के अंदर हवा है। कुंडलियां इस तरह से हैं, इनके बीच में कोई पदार्थ नहीं है। यदि इनके बीच में कोई भी कोर डाल दिया जाए, कच्चा लोहा का, यानी कोई भी चुंबकीय पदार्थ का अगर कोर डाल दें, तो कोर डालेंगे तो जो यहाँ पर इस कोर का भी सापेक्ष चुंबकशीलता आ जाएगी। तो यदि कुंडलियों में किसी चुंबकीय, किसी लौह चुंबकीय पदार्थ का क्रोड, जिसको कोर कहते हैं, ये तो कोर है, इसी को कोर कहते हैं। कुंडली के अंदर जो डाला जाता है ये कच्चा लोहा, ये बीच में ये कच्चे लोहे से इसका चुंबकीय क्षेत्र हजारों गुना बढ़ जाता है, इसी को कहते हैं कोर। कच्चा लोहा, ये कच्चा लोहा है या लौह चुंबकीय पदार्थ है। लौह चुंबकीय पदार्थ कोर, यदि चुंबकीय पदार्थ का कोर डाला जाए तो यम बराबर इसमें सापेक्ष म्यू आर और जुड़ जाएगा। यह हो गया किसी भी प्लेन कुंडली का चुंबकत्व या न्यून प्रेरकत्व। कपलिंग ऑफ इंडक्टर्स या प्रेरकत्वों का संयोग, कपलिंग प्रेरकों का संयोजन या ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। जैसा हम लोगों ने रेजिस्टेंस को जोड़े हैं श्रेणी और समानांतर में, वैसे इनको भी हम श्रेणी या समानांतर में जोड़ते हैं, जिससे कि हमको अपना चाहा हुआ कितने प्रेरकत्व की वैल्यू का हमें चाहिए इंडक्टर हम बना सकें। तो ये आता है पहला श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, सीरीज।
एक इंडक्टर जुड़ा, दूसरा इंडक्टर जुड़ गया, तीसरा इंडक्टर जुड़ गया। मान लीजिए इसकी स्वप्रेरकत्व L1 है, इसका स्वप्रेरकत्व L2 है और इसका स्वप्रेरकत्व L3 है। चूंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इसलिए धारा तो सब में एक ही जाएगी, सबकी धारा एक होगी, लेकिन इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। यह है A, यह है B, यह है C और यह है D। इसलिए AD यानी VA माइनस VD, इसके सिरों के बीच का टोटल विभवांतर या यानी जो विभवांतर होगा वो इसके विभवांतर के जोड़ के बराबर होगा, क्योंकि सभी श्रेणी क्रम में है। विभवांतर कहते हैं एक कूलम आवेश को ले जाने में होने वाला काम। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में होने वाला कार्य बराबर यहाँ से यहाँ तक आने में होने वाला कार्य प्लस यहाँ से यहाँ तक आने में होने वाला कार्य प्लस यहाँ से यहाँ तक आने में होने वाला काम। तो इसलिए VA माइनस VD बराबर VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। अगर ये सभी जो इंडक्टर हैं, सभी प्रेरक लगे हैं, इनका जो तुल्य प्रेरकत्व अगर यल हो, यल टोटल, और धारा तो सभी में से अगर सबकी जगह पर हमने एक यल लगा दिया, इस क्योंकि मान लिया कि इन सबका मान यल के बराबर, तो एक लगाया यल, धारा तो उसमें भी आई जाएगी। तो यदि तुल्य प्रेरकत्व, यदि तुल्य प्रेरकत्व यल हो तो इसके बीच जो ये विभव है ये बराबर होता है LDI अपान DT, LDI अपान DT। तो इसके बीच जो विभवांतर होगा वो होगा LDI अपान DT। यहां हो जाएगा इसके बीच का विभवांतर L1, धारा का परिवर्तन वही होगा DI अपान DT प्लस L2 DI अपान DT प्लस L3 DI अपान DT। DI अपान DT सब जगह है और इसीलिए L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 इस तरह से इनके योग के बराबर होगा। ये हो गया सीरीज में। इसी प्रकार पैरेलल, one inductor is here, other is here, and these inductors are joined together between 2 points A and B. The potential difference of all the inductors is equal because these inductors are joined at the same place A and B. This end is joined at this place and this end is at this place. यानी इनके जो सिरे हैं वो इस एक ही जगह पे जुड़े हैं। यानी जो हमारा ये पहला इंडक्टर है, पहला प्रेरकत्व है, पहली कुंडली है, इसका इस तरफ का सिरा A पर जुड़ा है, देख रहे हैं आप, इसका ये सिरा, इसका भी इधर वाला सिरा यहाँ है, इसका भी यहाँ है। इसका मतलब इन सब के तीनों सिरे एक बिंदु पर हैं, इसके जो दूसरे सिरे हैं दोनों के एक बिंदु पर हैं, और इसको जब किसी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के अलग अलग रास्ते हों तो उसे हम कहते हैं पैरेलल या समानांतर। यहाँ पर हम देखें तो एक ही रास्ता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का, A से D तक जाने का कोई रास्ता नहीं, श्रेणी में था और ये पैरेलल में हो गया। अरे भाई इसको समानांतर क्रम, इन पैरेलल
इसका जो प्रेरकत्व है सो प्रेरकत्व L1 है, इसका L2 है, इसका L3 है। जो टोटल धारा है वो I है, इसमें से जाने वाली धारा I1, इसमें से जाने वाली धारा I2 और यहाँ से जाने वाली धारा I3। ये क्लियर है कि टोटल धारा इन्हीं धाराओं के योग के बराबर होगी। इसलिए कुल धारा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसलिए di बाई dt बराबर di1 अपान dt, di2 अपान dt, इसका हमने अवकलन कर दिया, अब प्लस di3 अपान dt। ये धारा परिवर्तन की दर हुई, धारा परिवर्तन की दर। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, हमें जानते हैं L di अपान dt ये बराबर होता है E, और इसलिए di अपान dt ये बराबर हो जाएगा E अपान L। ये टोटल धारा है। अगर इनके बीच का तुल्य प्रेरकत्व L हो तो इनके बीच का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो बराबर होगा E। टोटल विभवांतर हुआ E और धारा टोटल है I, इसलिए di बाई dt बराबर हो जाएगा E अपान इन सब का जो तुल्य प्रेरकत्व आता है L। इसी प्रकार इसका हो जाएगा, विभवांतर तो उतना ही है लेकिन इसका हो जाएगा L1 क्योंकि धारा इसकी I1 है। इसी प्रकार इसका हो जाएगा L2, इसका हो जाएगा E अपान L3, और इसलिए 1 अपान L, 1 अपान L1, 1 अपान L2, 1 अपान L3। जिस तरह से रेजिस्टेंसेस का आता है पैरेलल में, ठीक उसी तरह इंडक्टर्स का भी पैरेलल में आता है 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 प्लस 1 अपान L3। इस तरह से इनके हम मान को निकाल लेते हैं श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में। यहाँ तो सीधा ही सीधा जोड़ देंगे, मान आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका इन्वर्स करके जोड़ना पड़ेगा तो इन्वर्स वैल्यू आएगी। अगर इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू को भी हम निकाल सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू को हम निकालना जानते हैं, इसको 1 अपान L बराबर 1 अपान L1, 1 अपान L2, 1 अपान L3 अगर 3 हो तो L बराबर हो जाएगा L1, L2, L3 और फिर बारी बारी से गुणा L1, L2, L2, L3, L3, L1, ये वैल्यू हो जाएगी। अगर दोहरी होंगे तो दोनों का गुणनफल ऊपर और फिर 2 का जोड़ दीजिए। अगर 2 ही हो, L1, L2 हो, जैसे मान लीजिए 1 अपान L इक्वल टू 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2, तो फिर इससे L का मान निकल जाएगा। L बराबर हो जाएगा L1, L2 अपान L1 प्लस L2। तो इस तरह से इनके मान हम निकाल लेते हैं। अगर ये पैरेलल में जुड़े हों तो इस तरह से भी इनकी हम गणना कर लेते हैं। तो ये तो हो गए इसके इंडक्टेंस के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।